मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, एक्सपायरी के दिन भी मार्केट हरे निशान में जरूर बंद हुआ है, लेकिन पूरे दिन काफी उठापटक देखने मिली है। शायद हो सकता है कि एक्सपायरी थी, इसके लिए लोगों ने कहीं ना कहीं आज मुनाफा वसूली की, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है मेरे ख्याल से 11,000 के ऊपर का। आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें एक बात आप ध्यान में रखिए, आज जो आपने वॉलेटिलिटी देखी है वो एक्सपायरी से काफी हद तक लिंक थी। तो जो उछाल आया दोपहर बाद निफ्टी बैंक में खास तौर पे और कुछ हद तक निफ्टी में भी, उसको आप एक्सपायरी का इवेंट मानिए। लेकिन उसके बाद फिर हम टिके नहीं है और थोड़ी गिरावट आई, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आई। दरअसल मार्केट एक अच्छी तेजी दिखा चुके हैं और इस समय एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत है। अब वो कंसोलिडेशन कैसे होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक थोड़ा दायरे में सिमटते हुए नजर आए आपको, और इस बीच कुछ एक स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिले, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स में आपने आज करेक्शन आते हुए देखा है, जहां पे तेजी आ गई थी, और कहीं और जहां पार्टिसिपेशन नहीं था वहां पर अब उछाल आते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह का एक कंसोलिडेशन होने की जरूरत है बाजार में। एक काफी वो कहते हैं कि दम उखड़ जाता है, सांस फूलने लगती है जब आप इतनी जोर से दौड़ते हैं। तो वो एक अच्छे स्प्रिंट के बाद अगला लैप फिर से शुरू होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपका जो इशारा था कि ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि सुस्ताने में मार्केट को कितना वक्त लगेगा। आज दरअसल अगर ये उछाल नहीं आता तो वो जो सुस्ताने वाला प्रोसेस था वो काफी हद तक पूरा हो चुका होता, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि ठीक है आज और कल तक में एक कंसोलिडेशन अच्छा हो गया। लेकिन चूंकि अब ये बीच में एक मूव आ गया तो अब थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। क्योंकि मॉर्गन स्टैनली तो कहता है कि वो जो 10,500 से 11,000 की रेंज में काफी लंबे समय से निफ्टी इस 600 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करता था, अब उसको तोड़ के ऊपर जाने वाले हैं हम। ये मॉर्गन स्टैनली का साफ कहना है कि अब वो रेंज हो गई खत्म। हाँ, ये आपकी बात सही है। अगर आप देखें तो ये जो वीकली एक्सपायरी हमने आज होते हुए देखी, एक चेन के तौर पे आप देख सकते हैं कि वो लेवल लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। राइट। और 11,000 के लेवल के ऊपर आप आ गए हैं। 11,070 के ऊपर भले ही नहीं गए, 11,000 के ऊपर देखिए। पहले तो वीकली एक्सपायरी नहीं थी, लेकिन मंथली एक्सपायरी के तौर पे अगर आप देखें तो पिछले जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ 2 महीने ऐसे हुए हैं जब हम इसके ऊपर निकल पाए और डिसाइसिवली हमने एक बार 11,750 तक के लेवल देखे। उसके अलावा 2, 3, 4 एक्सपायरीज कम से कम ऐसी हैं जब आप 11,000 के लेवल पर गए और नीचे आ गए। तो अब मंथली एक्सपायरी के तौर पे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल साफ तौर पे है कि बाजार का लेवल ऊपर आ रहा है। जो तैयारी है इस एक्सपायरी की, जैसे कि दिन के दौरान वीरू आंकड़े देखकर बता रहे थे, 11,000 के लेवल पर अब राइटर्स काफी सक्रिय हो चुके हैं, बड़ी पोजीशन वहां पे बन गई है। तो अब वो बेस बन गया है और हम उसके ऊपर जाने की तैयारी में। तो जो मैंने सुस्ताने वाली बात कही ना, वो सुस्ताने वाली बात 1-2 दिन की होती है। तो वो ऑलरेडी काफी हद तक हमने देखा है कल और आज में। अब उम्मीद करें कि कल तक पे ये सुस्ताने का प्रोसेस पूरा हो जाए और फिर से अगला लेग शुरू। चलिए, अब वो रेंज से तो एटलीस्ट निफ्टी बाहर निकल चुका है, इतना कह सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ CA मुदगल जुबिलेंट फूडवर्क्स पे पूछते हैं, 1346 की रेट पे लेके बैठे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये भी अच्छा चल रहा है आजकल तो। हाँ, हालांकि इसका जो लंबा तेजी वाला सिलसिला था वो थोड़ा सा अटका है। हाल के दिनों में जो एनालिस्ट की रिपोर्ट आई है वो एक तो इनकी ग्रोथ को लेकर थोड़ा चिंतित हैं, दूसरे की स्विगी के आने की वजह से जो इनका सबसे बड़ा वो था ना, जिसको कहते हैं एडवांटेज, 30 मिनट कि आप 30 मिनट्स और आप कभी भी कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं पिज्जा। लेकिन आज की तारीख में आप कभी भी कहीं भी बहुत सारी और चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, जो हाँ, किसी का भी माल ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर यही क्यों, ये एक दिक्कत है। लेकिन उससे बड़ी वाली जो दिक्कत हो गई, जो हाल में रॉयल्टी मांग ली ना प्रमोटर्स ने, वो इंटेंट, वो जो थोड़ा सा मूड बिगड़ा है, उससे अभी तक ये स्टॉक उबरने की मशक्कत कर रहा है, अभी भी शायद उबर नहीं पाया है। तो ये एक चिंता की बात है। अदरवाइज देखिए, फंडामेंटली एक लंबी स्टोरी के लिहाज से एक बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। कभी भी मौका मिले तो आपको खरीदना ही चाहिए। अब ये थोड़ी सी अड़चनों की वजह से कुछ ट्रेडर्स इसमें लॉन्ग लेने से घबराते हैं, अदरवाइज ट्रेंड मजबूती का है। इन्होंने लेवल 1346 पे आपने लिया है तो ऊपर की तरफ रुकावट तो है। देखिए, आज भी ये 1360 के आसपास से जाकर घूम गया और नीचे आ गया, तो ये ऊपर प्रेशर है, और ये प्रेशर तब तक रहेगा जब तक कि डिसाइसिवली 1400-1420 के ऊपर नहीं निकल जाता इस समय टेक्निकली। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि किसी उछाल में आपको अगर ये लेवल्स मिलते हैं 1390 के आसपास के, तो वहाँ पर आप एक बार की निकलिए और फिर इंतज़ार कीजिए। हालांकि निचले स्तरों पे आप देखिए तो 1250 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया है,
तो इस समय यही इसकी रेंज है, 1250 से लेकर के 1400 रुपए तक की रेंज है। इस रेंज को आप ट्रेड करने की कोशिश करते तो बेहतर होता। आपने ऊपर जाकर के जो खरीदारी की है वो आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर आप ट्रेडर हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, सपोर्ट के आसपास लीजिए। जब तेजी आ जाती है 2 दिन के बाद, उसके बाद लोगों को लगता है कि हाँ अब ये चलेगा और फिर आप ले लेते हैं। फिर नहीं, फिर आपको ब्रेकआउट पे लेना चाहिए। वो ब्रेकआउट कहाँ होगा? 1400-1420 के आसपास। डेफिनेटली। चलिए अगला सवाल अरविंद अग्रवाल, इंडिया बुल्स वेंचर्स, 50 शेयर है इनके पास, 450 के भाव पे लिए हुए हैं। 1 से 2 साल के लिए पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 1 से 2 साल के लिए? इनकी कॉस्ट इंडिया बुल्स वेंचर्स, इनकी कॉस्ट 450 और ये है 286 पे चुका है। हाँ, तो देखिए ये स्टॉक चला भी वैसे ही था और फिर गिरा भी वैसे ही है। आपने पहले चलने से पहले लिया था या बाद में लिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक भी इस स्टॉक ने अपना बॉटम नहीं बनाया है। इस बाजार में जब हम ऐसे स्टॉक सुझाने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बॉटम बन गए हैं, जिनमें टर्न अराउंड होने शुरू हो गए हैं, अभी ये उस कैटेगरी में आया नहीं है। और इसकी वजह बहुत साफ है। इसके फंडामेंटल्स को तो आप एक तरफ रखिए, जिस तरह से इस स्टॉक में हमने तेज़ी देखी थी और जो हमारी मार्केट इंटेलिजेंस कहती है कि बहुत बड़ी पोजीशंस बनाई गई थी इस स्टॉक में, और उसके बाद जब एक बार एनबीएफसीज पर सवाल उठने शुरू हुए और जो अनवाइंडिंग हुई ना, वो भी उतनी सीवियर हुई। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पोजीशंस जब लेते हैं तो वो फंस जाते हैं। देखिए मार्केट में जो आप कह सकते हैं ना फूड चेन होती है, वैसे आप इंफॉर्मेशन चेन कहें तो 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125 लोगों तक खबर पहुंचती है। तो अगर आप 1 से 5 तक वाले में हैं तब तो आपके पैसे बन जाते हैं, 25 तक वाले में हैं तो भी आप बच जाते हैं। लास्ट लेग में नीचे हैं तो आपको ये पता नहीं चलता ना कि निकलना कब है। तो चढ़ते समय तो आप चढ़ गए, निकलते समय पता नहीं चलता। तो अब उसमें जो लोग फंसे हुए हैं वो हर एक उछाल में अभी भी बेच रहे हैं। तो इस स्टॉक को थोड़ा वक्त दीजिए। आप चूंकि यहाँ पर फंसे हुए हैं तो अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे हिसाब से देखिए 300 सवा 300 के आसपास तक के लेवल अगर आपको मिल जाते हैं तो एक बार निकलिए, फिर इंतज़ार कीजिए। जब बॉटम बनता हुआ दिखे तो ठीक है, वरना कहीं और इस नुकसान की भरपाई कीजिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर मेरी राय है कि आप बने रहिए चुपचाप, कुछ भी मत कीजिए। एवरेजिंग कर सकते हैं कि वो भी नहीं करना चाहिए? नहीं, एवरेजिंग यहाँ हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। इस तरह के स्टॉक में आपको एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और उसके बाद ये स्टॉक गिरा है। चलिए तो 300-325 के आसपास निकलने की कोशिश कीजिए। ऋषिराज आईटीसी 500 शेयर है, 290 के रेट पे शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं, 3 महीने का ही व्यू चाहते हैं कि 3 महीने में ये स्टॉक कहाँ जाएगा। चलिए ये खुशी की बात है। इन्होंने कहा है कि शॉर्ट टर्म व्यू चाहते हैं। हाँ, ये बोल रहे 3 महीने के लिए, 3 मंथ। अच्छा, शॉर्ट टर्म आपने जोड़ा? हाँ, 3 मंथ शॉर्ट टर्म ही है। ओके, नहीं आजकल शॉर्ट टर्म तो मतलब लंच तक का होता है। ओके, सुबह लिया और लंच तक शॉर्ट टर्म, और शाम तक तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ये आपने बहुत लंबे इन्वेस्टर है उस हिसाब से, तो 3 महीने के लिए पूछ रहे हैं। 3 महीने की राय आप मांग रहे हैं। तो देखिए आईटीसी ने एक लंबे तगड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। इमीडिएट टारगेट 300 रुपए का बनता है। उसके ऊपर निकला तो फिर और आगे की बात करेंगे, लेकिन अभी तो ये 300 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इस पोजीशन को होल्ड करें। ओके, 290 की बाइंग है इनकी। हाँ, तो आज ही लिया होगा शायद, लगता है मुझे। तो यहाँ से आपकी कमाई होगी, लेकिन मेरा टारगेट अभी यहाँ 300 का ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड स्टॉक है और इस समय की जो रेंज है वो 260-70 से लेकर के 300 के आसपास तक की दिख रही है। ओके, तो वो पहला टारगेट रहेगा। ओके, चलिए तो 3 महीने के लिए भी, लेकिन 10 रुपए के जो प्रॉफिट है वो अगर मिलता है तो यहाँ से निकल जाएगा। इसमें दिक्कत ये है, आप 3 महीने रुकेंगे, उसके बाद भी हो सकता है कि कंसोलिडेट करता रहे। ओके, कई बार स्टॉक, कई बार बाजार चलता है पर ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अगर 300 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो फिर हम आगे की बात सोचेंगे, लेकिन आपने अभी लिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते और आपने थोड़ा और नीचे लिया होता, जब ये कंसोलिडेट कर रहा था बहुत टाइम तक, इसने 260, 265, 275 इस रेंज में बहुत देर तक घूम रहा था, तो वहां पे लिया होता तो मैं आपको कहता कि आप आराम से खड़े रहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप ट्रेल कीजिएगा। फिलहाल तो जो ट्रेडर्स इसमें मूव बना रहे हैं, इस मूव को खेल रहे हैं, वो 300 के लिए ही खेल रहे हैं। चलिए 300 के लिए खेल रहे हैं, 300 का लेवल आए तो कोशिश कीजिए निकल जाए। मनीष तिवारी मदरसन सुमी 163 @100, ये 163 पे खरीदा होगा इन्होंने 100 शेयर। 1 महीने का व्यू चाह रहे हैं कि 1 महीने में 163 पे लिया है, तो हाल में लिया है। हाल तो में इनकी ये फिर आजकल की पोजीशन लगती है मुझे। तो आपने काफी बढ़ने के बाद लिया है मनीष जी, आज गिरा फिर संभल गया तो अच्छी बात है। सबसे पहला काम ये कीजिए कि यहाँ पर आप लगाइए एक स्टॉप लॉस, और वो स्टॉप लॉस इस समय आपके लिए आएगा तकरीबन 151 रुपए के आसपास। ओके, 150 रुपए पे लगा लीजिए।
ताकि अगर ये यहाँ से रिवर्स हो किसी वजह से तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो वो स्टॉप के साथ आप पोजीशन होल्ड कीजिए, और मैं थोड़ा सा सेफ स्टॉप लॉस दे रहा हूँ थोड़ा सा नीचे जा करके, ताकि अगर ये अप मूव इंटैक्ट रहता है तो आपको नुकसान ना हो। ये स्टॉक आपको मुनाफा वसूली करने का मौका 175 रुपए के आसपास फिलहाल इस इमीडिएट स्विंग में देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप उस टारगेट के काफ़ी करीब आ गए हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री ली है। क्या यहाँ पे एक बड़ा टर्न अराउंड हो चुका है और अब एक लंबी तेज़ी की उम्मीद करनी चाहिए? मुझे लगता है उसमें अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। टाटा मोटर्स को लेकर अब हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा है कि इसने बेस बना लिया है। मदरसन सुमी में बॉटम बन चुका है, इसके कंफर्मेशन के लिए मुझे थोड़े से और डेटा का इंतज़ार है। देखिए यहाँ पर अभी तक जो मूव आया है वो प्राइस में काफ़ी देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई नज़र आई हैं, लेकिन एक आध रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि फंड मैनेजर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। या तो जो इनके कस्टमर्स हैं, यानी जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं यूरोप में, उनको सुधरने दीजिए। जब वो आंकड़े थोड़े और अच्छे होंगे, वहाँ पे कंसिस्टेंसी बनेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अभी मेरे हिसाब से ये एक पुल बैक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। एक बहुत अच्छी तेज़ी आपने देखी है पिछले महीने भर के अंदर। 125 वाला आज 165 पे है। तो चूंकि आपने एंट्री इतने ऊपर के लेवल पर ली है, तो मैं आपको कहूँगा कि 175 के आसपास के टारगेट पे आप एक बार की निकलने की सोचें, फिर डिप में और लेने के बारे में सोचें। तो इमीडिएट टारगेट 175 का होगा। अगला स्टॉक है जैन इरिगेशन। तुषार रावत पूछ रहे हैं 1000 शेयर लिए हैं इन्होंने 49 के रेट पे, क्या अभी भी होल्ड करे या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? इसमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है मेरे ख्याल से। बड़े अच्छे लेवल पर एंट्री लिए 49। देखिए इसके जो पहले टारगेट थे वो तो आ चुके हैं। ओके। और 75 तक के टारगेट हैं दूसरे। 74-75 के लेवल की बात अभी भी आप यहाँ से सोच सकते हैं, लेकिन ये अभी आपके ऊपर है कि क्या आप वो रिस्क वाकई में लेना चाहेंगे। आप अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पर एक स्टॉप लगाइए 60 रुपए का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर 60 के नीचे जाता है तो आप अपना मुनाफा बांध लीजिए, जो आपके हाथ में अच्छा मुनाफा आ रहा है। 49 की तो 11 रुपए आप ले लीजिए, और फिर देखिए कहाँ पे सेटल होता है। दोबारा से डिप में फिर से एंट्री लेने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 64-65 के ऊपर ये निकल जाता है, तो फिर आपको 10 रुपए का मूव और देगा, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएगा। और जहाँ तक जाता है वहाँ तक आप इसको एंजॉय कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसलिए ये मत सोचिए कि आपने लोअर लेवल पर एंट्री लिया है तो आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे। वो ऐसा वाला स्टॉक है नहीं, इसलिए मैं आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नज़दीक के टारगेट की बात कह रहा हूँ। यानी कि 70-75 आ गया तो बहुत हो गया, निकल ही जाइए। चलिए ठीक है। अगला सवाल HEG पे है। 2700 रुपये पे 100 शेयर है विदुर ठकराल के। अब कल तो HEG का जो बायबैक है वो भी शुरू होने वाला है। 5,500 का बायबैक है, टेंडर ऑफर है। 2700 के लेवल पे लेके बैठे हैं, ये कोई गलत स्टॉक हो गया। तो क्या करना चाहिए प्रदीप HEG में? बायबैक में टेंडर ऑफर में दे दें? देखिए बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे, और उसके बाद अब आपको मौका मिल रहा है एग्जिट का, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा तो लेना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इस समय इनके पास थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर है। लेकिन कुछ एनालिस्ट जो हमें बता रहे हैं वो ये कि चीन और अमेरिका के बीच समझौता होने के बाद उनको लगता है कि चीन में काफ़ी सारी कैपेसिटी जो रुकी हुई है, इस समय बंद है, वो सब खुलेगी और वहाँ पर आपको प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा इलेक्ट्रोड्स का। और इसके चलते शायद इन कंपनीज के लिए उस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा जो इन्होंने पहले की थी। कैपेसिटी के लिहाज से ये अपनी काफ़ी ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे यहाँ पर मौका थोड़ा कम दिखता है इनके लिए। तो मुझे लगता है आपको इस मौके का फ़ायदा उठा करके एक बार तो बायबैक में टेंडर कर देना चाहिए, और उम्मीद करें कि आपके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं पूजा जैन का। प्राज इंडस्ट्रीज 165 पे 500 शेयर, ट्रेडिंग का व्यू चाहती है। ये साफ साफ कह दिया इन्होंने, ट्रेडिंग का व्यू चाहती है। अब तो सारी न्यूज़ जो थी वो इसमें डिस्काउंटेड हो चुकी है, जितनी भी पॉजिटिव आनी थी। अब क्योंकि आगे का ट्रिगर इतना क्लियर है नहीं, अब जो होगा इथनॉल का तब होगा, राइट? तो अब इसको कैसे ट्रेड किया जाए प्रदीप? 165 हाई पे खरीदा ली है। तो पूजा जी देखिए, सबसे पहली बात कि आप ट्रेडिंग करने आई हैं तो आपको ट्रेडिंग के नियम भी मानने चाहिए। 165 का ही तो हाई था, उसके ऊपर दिन के दौरान मुश्किल से कुछ वक्त के लिए निकला और वहाँ पर आपने एंट्री ले ली, और उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में जब एंट्री लेते हैं तो करेक्शन पे लें। ट्रेंड ऊपर का है, जब भी ठंडा होता है वहाँ पर आप ठंडा करके खाएं,
ठंडे करके स्टॉक खरीदें तो आपके लिए अच्छा मौका होता है। किसी ट्रेडर के लिए मैं कहूँगा कि 157 के आसपास एंट्री का बेहतर मौका था। अब आपके पास 7 रुपये ऊपर की एंट्री हो गई। अब आप क्या करें, आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखिए। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए 135 रुपये का। अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि शायद इसकी ये जो स्विंग थी वो पूरी हो गई, जो वरुण कह रहे हैं। हालांकि सारी खबरें तो आ गई हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ऐसा मानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टॉक में रिवर्सल दिखे, लेकिन वो कंफर्म होगा 135 के नीचे जाने पे। तब तक आप अच्छी गिरावट में थोड़े और शेयर लेकर के अपनी पोजीशन को एवरेज भी कीजिए। 145 के आसपास, 150 के आसपास मान लीजिए आपको मौका मिलता है तो एवरेजिंग कीजिए, आपकी कॉस्ट कम होगी। 135 का स्टॉप लॉस लेकर के खड़ी रहिए और उम्मीद करनी चाहिए आपको कि जब ये 165 के लेवल के ऊपर निकलेगा, फाइनली एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख तो रहा है मुझे, उम्मीद तो है कि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। जब वो जो फाइनल डिसाइसिव मूव आएगा तब फिर आपको यहाँ से ऊपर के लेवल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं है और अगर आप वाकई में एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो कि आप कह रही हैं, ट्रेडिंग तो फिर मेरा ख्याल है कि ठीक है, आप बिल्कुल क्लोज स्टॉप लॉस अगर मैं इस समय आपको सुझाऊं तो वो होगा 145 का। ओके, 145 का स्टॉप लगाइए, उसके नीचे जाए तो एक बार निकलिए, फिर देखिए कहाँ जा रहा है और फिर आप फिर आगे सोचेंगे। अभी इसमें फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया है ट्रेडिंग के नज़रिए से वो थोड़ा सा गड़बड़ है। उस इक्वेशन को बिठाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बैठेगा। चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ज़्यादा फायदा होगा और हाई लेवल पे कोशिश करिए कि स्टॉप को ना पकड़े। चलिए प्रदीप, विदा लेते हैं, है ना। काफ़ी सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार।